Hello everyone, and I welcome you all on Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 के ऊपर. बेसिकली मुझे ये वीडियो कल डालनी चाहिए थी, बट कल एग्जामिनेशन था तो मैं कल नहीं डाल पाई. और उसके बाद बहुत ज़्यादा दूर सेंटर पड़ा था तो ऑब्वियसली थकावट हो जाती है, सो इसलिए मैंने नहीं डाली. लेकिन ये बेसिकली जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स है, लाइक 7th तक तो एग्ज़ाम है ही आप लोगों के सबके सीटेट के, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपने कभी देखे सुने और पढ़े भी नहीं होंगे. मतलब ऐसा नहीं है, पर ये है कि हाँ, आप अगर अनुमान लगा लोगे कि हाँ इसका ये हो सकता है तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा. अदरवाइज़ वो चीज़ें आपने फ़िलहाल तो नहीं पढ़ी होंगी, ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर कि सीडीपी से कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या था क्या नहीं था, किन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से आसान थे. तो देखो, मेरे वाले जो सेट में जो हमारा एग्जामिनेशन था उसके अंदर प्याजे एंड वाइगॉट्स्की से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो बहुत बहुत ईजी था. वाइगॉट्स्की से मोस्टली क्वेश्चन का यही आता है कि स्कैफोल्डिंग, वो साफ पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये वाइगॉट्स्की ही है, तो स्कैफोल्डिंग सीधा सीधा लिख के दे देते हैं. या फिर ZPD यानी कि जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सीधा लिख के दे देते हैं कि मतलब टीचर जो है वो सिंपल सी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को हिंट वगैरह दे रही है, दैट मीन्स वो स्कैफोल्डिंग कर रही हैं. तो काफ़ी आसान आते हैं जो वाइगॉट्स्की है उनसे. लेकिन प्याजे से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको कीवर्ड्स अगर पता है तो आप आसानी से कर लोगे. जैसे प्याजे से आया था सेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन, ये दो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं. एक है कंजर्वेशन, हिंदी में तो इसे संरक्षण लिखा हुआ है जो कि नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ इसका मतलब ये नहीं होता, संरक्षण नहीं होता. पर कंजर्वेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है, बड़ा वाला बीकर है, उसमें इतना पानी है. अगर इसी पानी को मैं इस लंबे वाले पतले बीकर के अंदर डाल दूंगी तो ये इतना हो जाएगा. तो बच्चों को लगेगा कि जो पतला वाला बीकर है उसमें ज़्यादा पानी, जबकि अमाउंट इज सेम है. यानी कि ये भी 1 लीटर है और ये पानी भी 1 लीटर है. तो अगर मैं इस बीकर में से पानी को इस बीकर में डाल दूंगी तो बच्चों को लगेगा कि ये वाला बीकर में ज़्यादा पानी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. जो अमाउंट है, मतलब जो अमाउंट इन द सेंस की जो वो है, लीटर है, जो वो सेम है. तो ये कंजर्वेशन होता है कि जब बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे मान लो ये लड्डू हैं, ऐसा कुछ करके दिखाया हुआ था कि एक लड्डू है, मान लो ये इतने सारे लड्डू हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कुछ मैंने लड्डू बनाए हैं. लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लाइन में लगा दूंगी तो उनको लगेगा कि ये लड्डू ज़्यादा बड़े हैं, जबकि ये लड्डू ज़्यादा है, जबकि ये सेम ही अमाउंट के लड्डू मैं एक कतार में या फिर एक लाइन में लगाऊंगी. तो बच्चे को जब लगता है कि ये वाले लड्डू ज़्यादा है जबकि दोनों का अमाउंट सेम है, तो दैट इज़ वो कंजर्वेशन अचीव नहीं कर पाया है. अभी तक वो कंजर्वेशन को नहीं समझ पाया कि अगर अमाउंट सेम रहेगा, मतलब जो लीटर है या जो भी परसेंटेज है वो सेम रहेगी, चाहे आप कुछ भी किसी में भी पलट दो उसे, चाहे आप उसे एक बाल्टी में डाल दो, 1 लीटर पानी ही रहेगा, चाहे आप उसे बाल्टी में डाल दो, चाहे आप उसे किसी बॉटल में कर दो, चाहे आप उसे किसी कटोरी में डाल दो. तो अभी तक बच्चे कंजर्वेशन अचीव नहीं हुआ है, यही क्वेश्चन आता है. और साथ में एक सेंट्रेशन, कंजर्वेशन एंड सेंट्रेशन में मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखे थे. तो ये तो कंजर्वेशन था. फिर इसी के साथ आता है सेंट्रेशन, ठीक है, इसी के साथ आता है सेंट्रेशन. सेंट्रेशन में कि बच्चा एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर पाता है. और यही वाला क्वेश्चन आया था कि जैसे ऐसा कुछ पूछा हुआ था कि बच्चा जो है वो एक ही अमाउंट को प्लस कर पा रहा है, यानी कि इस चॉकलेट्स को और इस चॉकलेट्स को, या कुछ ऑरेंजेस थे उनको प्लस कर पा रहा है, दैट इज़ कि वो एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा है, तो वो सेंट्रेशन इसका आंसर होगा. तो CDB के क्वेश्चंस कुछ कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा आसान थे. अगर पता है क्या है, अगर आप हिंदी में भी पढ़ोगे ना, इंग्लिश वाले हैं, मान लो कोई दिक्कत हो रही है, अगर आप हिंदी में भी पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा. लेकिन अगर आप प्याजे वाला क्वेश्चन हिंदी के माध्यम से करने के लिए जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे संरक्षण लिखा हुआ है. संरक्षण का हमें मतलब पता है कि किसी चीज़ को बचाना. अगर आपको सेंट्रेशन के सच में मीनिंग पता है, कंजर्वेशन का सच में मीनिंग पता है, तो आप आसानी से कर लोगे. तो ये कुछ प्याजे के क्वेश्चन और वाइगॉस्की के क्वेश्चन थे. अब एक और है ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसका एक परिवर्तित रूप के ऊपर क्वेश्चन आता है. परिवर्तित रूप यानी कि ऐसा ही कुछ मिलता जुलता. अभी मैं ना बहुत सारे टॉपिक्स मेरे पास ऐसे हैं जो मैं करवाऊंगी, और एग्ज़ाम से पहले ही करवाऊंगी, 7 तारीख से पहले, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी हमने ना देखे होंगे ना सुने होंगे. ठीक है, तो इसमें इसी के अंदर प्याजे के ऊपर मतलब एक क्वेश्चन आया था कि ये बताओ कि बच्चा जो है, मतलब ये तो बहुत आसान है कि जो चीज़ अभी आपके सामने नहीं है, बच्चे के सामने नहीं है कोई चीज़, मान लो जैसे
आपने बच्चे को कोई चीज़ दिखाई और आपने झट से हटा ली, तभी भी बच्चे को पता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है और मैं उसको लेकर रहूँगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे चाहिए क्योंकि उसका अस्तित्व है। उसको छुपा दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका अस्तित्व उस ऑब्जेक्ट का ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है, इसी का एक दूसरा, आप कह लो कि एक दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया था, सिमियोटिक फंक्शन समथिंग कुछ करके, वो मैं करवाऊंगी, वो दूसरे वाले हम उसमें करेंगे, वीडियो में करेंगे। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ ही रहे हैं। जैसे बहुत आसान पूछा था, देखो जो सोशलाइजेशन है, कि सोशलाइजेशन बहुत ही एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि तू दिमाग नहीं लगाना, सिंपल लिखा हुआ था कि स्कूल और मतलब जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में दे देते हैं कि हाउस जो है, घर जो है, और स्कूल जो है वो कौन सा सोशलाइजेशन है। सो घर आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन है, स्कूल आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रखा था। और भी मुझे जैसे जैसे क्वेश्चन याद आएंगे मैं आपको बताऊंगी। तो सीडीपी के ऐसे क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, 25 से 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप आंख बंद करके टिक नहीं करना है, बट आप पढ़ोगे तो आप टिक कर दोगे अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। मतलब आपने मोस्टली चीज़ें पढ़ी। तो जेंडर के ऊपर क्वेश्चन आए थे, बड़े आसान क्वेश्चन थे। जेंडर के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन था कि एक बच्चे को आपने शायद उसमें बैडमिंटन में आपने जाने दिया और एक लड़कियों को डांस कंपटीशन, कुछ ऐसा था। तो अभी मैं भूल रही हूँ, पर बहुत आसान थे, आप देखते ही टिक लगा दोगे। हिंदी में पढ़ोगे तो आसानी हो जाएगी। मैंने तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक भी मार्क्स कटे। पर हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर थे कि जिनके बारे में आपको पता ही नहीं लग रहा है कि इसका आंसर क्या है। तो वहाँ पे आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करोगे, वहाँ पर आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करोगे और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। जैसे रिलिया, एक हमने ये पढ़ा नहीं है, पर ये रिलिया के ऊपर क्वेश्चन आया था और इसमें भी घुमाने वाला क्वेश्चन आया था। देखो रिलिया का मतलब क्या होता है, ढंग से तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट रिलिया का मतलब समझ लो कोई रियल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपने रियल ऑब्जेक्ट पे टिक कर दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा। रिलिया का मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कि मैं स्टूडेंट से कहूँ कि बच्चे एक काम करना, कल घर से ना बलून्स लेकर आना, ठीक है, और या फिर कल घर से आप लोग पटैटो मैश करके लेकर आना, हम कल चाट बनाएंगे या कल हम सैंडविचेस बनाएंगे, कुछ बनाएंगे। सो दीज आर रियल ऑब्जेक्ट्स। बट आप रियल ऑब्जेक्ट्स पे टिक नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर आ जाएंगे वो रिलिया हो जाएंगे। दैट इज़ की मतलब ये उसकी भाषा है, मतलब ये हमारे पेडागोजी वगैरह की भाषा है रिलिया। दैट इज़ रियल ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे बहुत सर घुमा देने वाले क्वेश्चन थे। मैं बता रही हूँ आपको कि सीटेट का थोड़ा सा जो लेवल है ना, वो थोड़ा अप हुआ है, थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, तो सी डी पी वॉज ओके ओके, आसान थी। मैथ्स के क्वेश्चन भी आसान थे। आजकल ना पता है इन लोगों ने क्या कर दिया, आजकल ये ऐसे क्वेश्चंस बड़े दे रहे हैं घुमाने के लिए। क्योंकि देखो जब आपका सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ए एंड बी भी हो सकता है, कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं ये। ठीक है, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मान लो ए नहीं है या फिर ए आंसर नहीं है आपका, तो उसको उसको तो ऑब्वियसली उसको एक दो में ही दे देंगे, जो आसान हो जाता है, हटाना आसान हो जाता है। पर जो आंसर हो सकता है उसके साथ भी इसको करके दे देंगे। मतलब बहुत कंफ्यूज करके देते हैं। समझ लो ये आपको कॉम्बिनेशन ना बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन है, क्या हम टिक कर सकते क्या नहीं। ईवीएस में तो उन्होंने बहुत घुमाया, पर हम पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन सिंपल वैसे ही मीटर पर सेकंड वाले, ठीक है, वैसा क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन कुछ इस तरह का क्वेश्चन, मतलब आपको पता है फ्रैक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं। इस बार शायद वो वाला क्वेश्चन नहीं आया जिसमें शायद एक बच्चा शॉपकीपर के पास जाता है, उसके पास 100 रुपये होते हैं, वो ये सामान लेता है, और ये ऐसे वाले क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिया है। पर हाँ, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन ज़रूर दिए हैं, जैसे टीचर्स और ये परसेंटेज वगैरह के ऊपर या रेशियो एंड मीडियन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं। हालांकि अगर आप 15 मैथ्स के क्वेश्चंस हटा दो तो पेडागोजी के क्वेश्चंस भी कुछ खास ऐसे नहीं थे जो हाँ बहुत आसानी से हो जाएंगे। इन्होंने एक डेफिनेशन तो नहीं कहेंगे, बट एक कोटेशन दे दी मैथ्स के ऊपर और नाम दे दिए कुछ कुछ, जैसे रामानुजन जी का नाम दे दिया था, ठीक है, और जॉर्ज पोएला जो है उनका नाम दे दिया था, और बाकी दो तो मैं भूल रही हूँ वो कौन है। पर इन्होंने एक वो दिया था मैथ्स का, एक स्टेटमेंट टाइप दिया था कुछ मैथमेटाइज करके, वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने सेंट एक ये वाला बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी डेफिनेशंस हों जो कहीं लिखी हुई हो, तो फिर आप वो एक बार देख के चले जाना। डेफिनेशंस क्या मतलब जो कोटेशंस होते हैं, हालांकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमने टिक्स तो करना ही है, बट स्टिल अगर आपको मिल जाती है तो आप ये पढ़ सकते हो। तो रामानुजन वगैरह इन सब के नाम थे। मैथ्स की पेडागोजी ठीक थी, पर वही है थोड़ी सी घुमा देने वाली थी कि आप क्या करोगे। बाकी कुछ आसान क्वेश्चंस ही थे, जैसे एक तो आपका इसके ऊपर वेन हीले के ऊपर तो आता ही है, आपको पता ही होगा, वेन हीले के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ कुछ मैथ्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, मतलब पेडागोजी भी ऐसा समझ लो कि हो जाती है आपसे। ठीक है, फिर आते हैं ईवीएस के ऊपर। ईवीएस ने तो सच में बहुत 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 घुमाया है। ठीक है,
जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है, वो आपको पढ़ने में लगेगा कि यार ये तो तीनों ही सही हैं, लेकिन उसमें से एक आंसर नहीं था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया हुआ था वेयर डू पीपल लिव के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं था, मैं बता रही हूँ वेयर डू पीपल लिव, यानी कि पीपल जो है, लोग जो हैं वो कैसे कैसे एरियाज में रहते हैं। तो उसमें एक लाइन थी, एक मान लो ए लाइन थी, और ए लाइन किसके ऊपर बेस्ड थी, ए लाइन बेस्ड थी कि हम जो है लेह लद्दाख में रहते हैं, और वहाँ पे स्टोन हाउसेज या कुछ इस तरह का बना हुआ है, और अंदर नीचे वाले रूम में विंडोज़ नहीं है, वो सब तरह तरह की चीज़ें बताई थी, और ऊपर वाली छत जो है वो फ्लैट है। इन्होंने छत के ऊपर छत फ्लैट है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि वहाँ पे लिखा था फ्लैट फ्लोर, जबकि फ्लैट फ्लोर के साथ ईवीएस में और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन उन्होंने फ्लैट फ्लोर ही ज़्यादा मार्क करने की कोशिश करी। उसके बाद जो बी था वो था कि श्रीनगर में मोस्टली लोग बोट हाउसेज में रहते हैं, ये भी बात कुछ कुछ हद तक सही लग रही है। और उसके बाद इन्होंने सी स्टेटमेंट दिया था, दैट इज़ कि राजस्थान के ऊपर एक स्टेटमेंट था कि राजस्थान में मड हाउसेज एंड लेप लगा करके ये सब बनाया जाता है। और एक और स्टेटमेंट था, वो तो पूरी तरीके से गलत था, प्योरली गलत था, वो किसी और चीज़ के ऊपर था, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट हाँ वो इसके ऊपर था कि कौन से मतलब इस जगह पर, जबकि वो जगह मनाली में शायद से लोग जो हैं वो बैम्बू के हाउसेस में रहते हैं मेरे ख्याल से, जबकि वो असम में रहते हैं, तो वो तो पूरी तरीके से कट हो गया था, उसका तो कुछ मतलब बनता नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज किया कि इंसानों को लगेगा, मतलब हम लोगों को लगेगा, कैंडिडेट्स को लगेगा कि श्रीनगर में तो बोट हाउसेज में रहते हैं, तो ये बी करेक्ट होगा। ए भी पता है लेह लद्दाख में ऐसे स्टोन्स वगैरह जो हैं वो लेह लद्दाख मतलब ये इन एरियाज़ में जो स्टोन हाउसेज और वो फ्लैट छत बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे वो चीज़ें सुखा सके, वो भी सही लग रहा है। फिर राजस्थान में मड हाउसेस का वो होता है, वो भी सही लग रहा है, तो गलत क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज कर दिया था, यहाँ पे ओनली बी भी आंसर था, ओनली बी आंसर भी था, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने बी पर भी टिक किया है, लेकिन आंसर इसका ए एंड सी है, क्योंकि मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया हमने बी पर टिक किया है, ओनली बी, क्योंकि राजस्थान वाली लाइन बिल्कुल सही लग रही थी, जबकि राजस्थान वाली लाइन सही है, बट आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। और मतलब आंसर ए इन द सेंस कि आंसर होगा, एक तो राजस्थान वाला तो होगा ही होगा, साथ में लेह लद्दाख वाला भी होगा, बट कौन सा नहीं होगा, बोट हाउस, कि श्रीनगर में मोस्टली लोग बोट हाउस में रहते हैं, बोट हाउस में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ही लोग रहते हैं। तो इन्होंने थोड़ा जनरलाइज कर दिया था कि मोस्ट पीपल लिव इन बोट हाउसेज इन श्रीनगर, तो सब मोस्टली उसमें टिक कर आए कि हाँ ये बात तो सही है, वहाँ पे तो शिकारा होता है, डल लेक और वगैरह इस सब पे पढ़ा है हमने, लेकिन आंसर ए एंड सी है। तो इन्होंने बहुत कन्फ्यूज़ किया है इन सब चीज़ों के ऊपर। बाकी ऑयल कंट्रीज़ हमारे इंडिया में, कंट्रीज़ नहीं स्टेट्स में कौन कौन सी है, तो उसके अंदर भी कंफ्यूज़ किया ऑब्वियसली, असम एंड महाराष्ट्र और पता नहीं कौन कौन से नाम दे दिए थे। बाकी एक क्वेश्चन तो आता ही है, अब वो वॉल्स करके एक चैप्टर है फिफ्थ क्लास में मेरे ख्याल से, कि व्हाट टेल्स वॉल्स, मतलब वॉल्स यानी कि जो दीवारें हैं वो कि हमें क्या स्टोरी समझा सुनाती हैं, तो वो गोलकुंडा की स्टोरी है। तो उसके अंदर देखा जाता है ना कि मैप है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का है, और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 110 मीटर्स है, तब आपको निकालना होता है। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। इस बार डायरेक्शन का, डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं आया मेरे एग्जाम में, जैसे आता है ना कि ये जो है इसकी दूरी बताओ, इसको चेंज करके बताओ, वो तो नहीं आया, बट ये ज़रूर आया था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक इंसान ने ट्रेन ली और वो अगले दिन पहुंचा है, उस तरह से आए कि वो 2 दिन बाद इसी टफ समय पर कितने आर का जर्नी रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ईवीएस के क्वेश्चंस थे। बाकी पेडागोजी ईवीएस की ठीक थी, ऐसा कुछ नहीं था कि आप नहीं कर पाओगे, उसमें ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस आ रखे थे बहुत घुमावदार, कि आप ये बताओ कि अच्छा एक क्वेश्चन और है, अगर आपसे पूछा जाए ना कि ईवीएस का इंटीग्रेटेड नेचर किस लिए, इन्होंने बहुत कंफ्यूज किया था इसमें। इन्होंने कहा कि ईवीएस का इंटीग्रेटेड नेचर किस वजह से है, उसमें एक लाइन दी जो कि आप सबको पता होगी कि इसके अंदर सोशल साइंसेस भी ऐड है, इसके अंदर साइंसेस भी ऐड है, और इसमें इन्वायरमेंट की स्टडी भी होती है, तो हम इसको इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट कहते हैं। जबकि एक और इनका ऐसे दो और बेकार स्टेटमेंट्स हैं, और एक और अच्छा स्टेटमेंट था जिसमें था कि इसके अंदर क्योंकि हम लोग एक्टिविटीज़ कराते हैं, बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं और ये फलाना वलाना ये चीज़ें देते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ अ इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। अब आप ये बताओ कि आप टिक किसको कर आओगे। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है ईवीएस, लेकिन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट और सोशल और ये सोशल साइंसेस वगैरह ऐड है। अब यहाँ पे ना दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मतलब वैसे देखा जाए तो ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, के उसके अंदर सोशल साइंस ऐड है, उसमें इन्वायरमेंटल साइंस ऐड है, उसमें ये चीज़ ऐड है। पर ये भी आंसर हो सकता है कि हम ईवीएस को इंटीग्रेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्यों नहीं होना चाहिए, रीज़न ये है कि इंटीग्रेटेड आप उसको इसलिए नहीं कह रहे हो,
कि ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें एक्टिविटीज़ वगैरह हम बच्चे को करवा रहे हैं, वो तो आप हर सब्जेक्ट में करवा रहे हो। तो ईवीएस इंटीग्रेटेड है बिकॉज ऑफ उसके नेचर, क्योंकि उसमें सोशल साइंस और ये सब कुछ चीज़ें ऐड हैं। तो ऐसे करके घुमाया है इन्होंने क्वेश्चंस में। इंग्लिश आप पूछो मत, मैंने जिन जिन से भी बात करी है सब कह रहे हैं कि पैराग्राफ बहुत बेकार आया था। मैं आपको बताती हूँ पैराग्राफ कैसा आया था। पैराग्राफ था मीटियोर समथिंग कुछ के ऊपर, जो होता है, जो जैसे कुछ स्ट्रोम्स वगैरह, जियो मैग्नेटिक फील्ड और इन सब के ऊपर एक ये था। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए किया है क्योंकि एक क्या पूछा है ना, एक लाइन थी मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो ऐसा ऐसा करती है। एक क्वेश्चन था कि स्ट्रॉन्ग विंड अगर आ जाती है तो कुछ कुछ ये चीज़ें हो जाती हैं हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में। इसी स्ट्रॉन्ग विंड का नाम चेंज करके क्वेश्चन में रोबस्ट कर दिया। हालांकि मैं थोड़ी अटेंटिव थी तो मुझे पता चल गया था कि अच्छा ये है, वरना बच्चा स्ट्रॉन्ग विंड्स ही ढूंढता रहता, मतलब रोबस्ट विंड्स ढूंढता रहता पूरे पैराग्राफ में और उसको मिलता ही नहीं। तो ये लोगों ने क्या किया ना, क्वेश्चंस जो पूछ रहे थे उसका एक, जैसे स्ट्रॉन्ग है तो उसका सिनोनिम चूज करके आपको लिख दिया और आपको ढूंढना पड़ेगा अब। तो मैंने सच में पूरा पैराग्राफ पहले देखा कि ये कहाँ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग विंड, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पूरा पैराग्राफ तो नहीं पढ़ा जाता ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि किसी काम की भी नहीं थी। तो आपने पढ़ना है रोबस्ट के बारे में, मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग को रोबस्ट कहते हैं और इस तरह का कुछ था। तो इंग्लिश के पैराग्राफ्स मैंने जिन जिन से भी पूछे वो सारे के सारे यही कह रहे थे कि पैराग्राफ बहुत बेकार पूछे हुए थे। इन द सेंस कि ऐसा लग रहा था कि नहीं आ रहे हैं, थोड़ा वैसा था, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट पैराग्राफ आप कह सकते हो, वैसा था। दूसरा पैराग्राफ वॉज ओके ओके, ठीक ठाक था, इतना कुछ खास भी नहीं था। इंग्लिश के क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा वैसे क्वेश्चंस आ रखे थे, जैसे दो तीन तो वर्ड के ऊपर क्वेश्चन थे, जैसे एस्टोनिश्ड के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, एस्टोनिशिंग का मतलब क्या होता है, वेनरेशन, और एक इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन था। ये मतलब ऐसे ऐसे कुछ करके क्वेश्चंस थे। हालांकि पेडागोजी वाज ओके कि आप करोगे तो हो जाएगी, लेकिन उन्होंने घुमाया बहुत है। ठीक है, हर चीज़ के अंदर, मतलब इंग्लिश के भी अंदर। जैसे इंग्लिश का तो मुझे अभी, जैसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर अच्छे से बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, बट यहाँ पे इससे वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे कि इनका मीनिंग बताओ। बाकी जो पेडागोजी थी वो तो आप कर ही लोगे कि बच्चा क्या करता है, सुन मतलब कब कैसे, प्रोडक्टिव स्किल्स कौन से होते हैं जो, मतलब इसमें, हाँ इसके अंदर एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, वो है प्रोडक्ट। बार बार पूछा जा रहा है ये प्रोडक्ट राइटिंग अप्रोच। प्रोडक्ट राइटिंग अप्रोच ये बार बार पूछा गया है, अगर आपको पता है तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। और दूसरा आता है प्रोसेस राइटिंग अप्रोच। मुझे जो जो जैसे जैसे याद आ रहा है ना, मैं वैसे वैसे लिखती जा रही हूँ। ठीक है, सो प्रोडक्ट राइटिंग अप्रोच क्या होती है, प्रोसेस राइटिंग अप्रोच क्या होती है, हालांकि मैं दूसरी वीडियो में करवाऊंगी ज़रूर। और हिंदी की पोएम अच्छी नहीं थी, ऐसा मुझे भी लगा और बाकी लोगों को भी लगा, बट ये है कि थोड़ा आप सेंस बना लोगे, बस ये है। तो हिंदी के भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे, और हिंदी में भी गहाता आत्मक, जिसको हम कहते हैं ना, जो हम ग्रहण करते हैं, वो कौन से कौशल हैं। और हिंदी के अंदर बहुत ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे अजीब अजीब से, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जैसे इसमें निपुण के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो तो आपने पढ़ा ही होगा जहाँ तक है। अच्छा, इसके अंदर भाषा संगम, भाषा सम्मेलन, ऐसे करके और भी क्वेश्चन थे। तो हालांकि ये तो जस्ट एक ये था कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लो अपने से, जैसे कि आप प्रोडक्ट राइटिंग अप्रोच पढ़ लो, रिलिया के बारे में पढ़ लो, जब तक मेरी वीडियो नहीं आ रही है तब तक आप खुद से आप ढूंढ के पढ़ लो, है ना। प्रोसेस अप्रोच पढ़ लो, प्रोसेस राइटिंग अप्रोच पढ़ लो, निपुण के बारे में पढ़ लो, भाषा संगम के बारे में पढ़ लो। ठीक है, भाषा संगम, एक भाषा संगम क्या है, इट्स अ इनिशिएटिव बेसिकली। भाषा संगम भी था। तो दो चीज़ों में कंफ्यूज कर रहा था कि हमें बच्चों की भाषा ठीक करनी है, अगर छोटे बच्चों की जो भाषा उनकी अगर ठीक करवानी है, हम इनिशिएटिव लेते हैं तो भाषा संगम में बच्चों को लेकर जाएंगे हम, या भाषा सम्मेलन में लेके जाएंगे। तो देखो, मैं तो संगम पे टिक किया, जबकि मुझे पता नहीं था कि ये क्या है, ये भाषा संगम। मैंने घर पे आके पढ़ा है उस चीज़ को कि भाषा संगम अच्छा एक इनिशिएटिव है बच्चों को ये सिखाने के लिए। तो ये क्वेश्चन से निपुण के ऊपर हिंदी में भी क्वेश्चन था, निपुण के ऊपर इंग्लिश में भी क्वेश्चन था, एक FLN करके भी क्वेश्चन था जो न्यूमरल के लिए जो आती है कि बच्चा न्यूमेरिक्स वगैरह ये सब चीज़ें सीख जाए, तो इसके ऊपर था। तो भाषा संगम, भाषा सम्मेलन, ठीक है, ऐसे करके निपुण वगैरह इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए थे, जो मुझे लगा कि थोड़े ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे। बाकी तो यही पूछा गया था। NEP के ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और नेशनल एजुकेशन 20 के ऊपर मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों को आप
मतलब जैसे वो 5+3+3 था ना, कि मतलब शुरुआत के 2 साल से बाद तीसरे साल में बच्चों को आप आंगनवाड़ी और इन सब में डालोगे, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो ये था, तो ओवरऑल पेपर वाज ओके ओके, ठीक है। पर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो ना अभी कभी देखे होंगे आपने, ना कभी आपने सुने होंगे। तो ना कभी देखे होंगे ना सुने होंगे, ठीक है। जैसे सबमर्जन, ठीक है, एक लैंग्वेज के ऊपर आते। देखो मल्टी लैंग्वेज और बहुभाषिक वाला तो आसान क्वेश्चंस होते हैं, उसमें तो इतना डरने की बात नहीं है। मल्टी लिंगुअलिज्म और इन सब के ऊपर अच्छे होते हैं। और सीधी सी बात है, बच्चे को हमेशा अपनी मातृभाषा के अंदर सिखाना चाहिए, यही चीज़ें हैं। और एक चीज़ और पूछी गई थी कि 8th शेड्यूल में, ये तो पता नहीं आप लोग को पता होगा या नहीं, क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल साइंस वगैरह ये सब पढ़ चुकी हूँ, या मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे पता था कि 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, कौन कौन सी नहीं है। तो बोडो के ऊपर क्वेश्चन आया था कि क्या बोडो है या नहीं है। तो बोडो बिल्कुल एक लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में, 22 भाषाएं हैं। तो आप एक 22 भाषाओं के ऊपर एक जल्दी से नज़र डाल लेना, ठीक है। दूसरा मैं क्या बता रही थी इसके अंदर, जो मैंने इसको रब किया है, इसमें ये बता रही थी हिंदी के अंदर कि एक तो हाँ ये लैंग्वेजेस का तो हो गया, दूसरा ये पूछा हुआ था मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर पूछा गया था, बहुभाषिकता के ऊपर। और वो वाला क्या था, हाँ सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था, मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा, तो ये मर्ज करके लगा रही हूँ मैं क्लिप। इसमें क्या है कि आपको सबमर्जन के बारे में पूछा है, सबमर्जन, ठीक है। सबमर्जन एक और तरीका होता है। इसको क्या है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप पढ़ सकते हो इसको। ये इंग्लिश में पूछा हुआ था, इंग्लिश पेडागोजी के अंदर पूछा हुआ था कि एक बच्चा है, आप वो बच्चा एक कोई रीजनल लैंग्वेज बोलता है या फिर अपनी कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है, लेकिन वो उसको एक ऐसे स्कूल में दाखिल करवा दिया है, उसको ऐसे स्कूल में भेज दिया आपने जहाँ पर स्टेट का लैंग्वेज चलता है इंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन का माध्यम होगा जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा, दैट विल बी द स्टेट लैंग्वेज ओनली, आपके रीजन की लैंग्वेज नहीं होगी। तो ये क्या है, ये सबमर्जन है। दिस इज सबमर्जन, दिस इज कॉल्ड सबमर्जन एजुकेशन, समथिंग लाइक दैट। तो इसको हम पढ़ेंगे, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में लेकर आई हूँ जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इन द सेंस नेक्स्ट वीडियो में। तो जस्ट एक ओवरव्यू था कि अच्छा ऐसे 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 क्वेश्चंस आए थे। सीडीपी आपकी इजी थी, मैथ्स के क्वेश्चंस अगर आपकी मैथ्स अच्छे है तो आप वो भी अच्छे से करके जाओ, पर ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो आप ध्यान देना टाइम का भी। ईवीएस के भी काफ़ी अच्छे हद तक क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे, जैसे स्नेक वगैरह इन सब के ऊपर नहीं, हाँ पिजन के ऊपर आ रखा था कि मेरा जो बॉडी है वो ग्रे कलर का है और लिम्स जो हैं वो पिंक कलर के हैं, बताओ मैं कौन हूँ, मैं गुटर गुड करता हूँ, साफ साफ लिखा हुआ था, पिजन ही हो सकता है जो गुटर गु करता है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आ रखे थे जो कि बच्चों वाले क्वेश्चंस थे। और एक आई थिंक हंटिंग प्लांट के ऊपर शायद क्वेश्चन था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं इतने सारे पेपर सॉल्व कर चुकी हूँ ना पिछले साल के, कि मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा है। बट हाँ, जो कल मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चन जो मुझे याद है बहुत बहुत अच्छे से कि तो कल पेपर में आए थे, वो हम करेंगे, क्योंकि वो आपने देखे नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और देखे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कौन सी बुक में देखे। अदरवाइज़ तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो मतलब जो मैंने नहीं पढ़े थे पहले और मैंने नहीं देखे थे, तो वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस, ताकि आपका 7th का एग्ज़ाम अच्छा जाए, और जितने भी एग्ज़ाम्स है लाइंड अप वो सारे अच्छे जाएँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्हीं टॉपिक्स के साथ। और टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के देना कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स है, मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।